हेलो एवरीवन। आज के प्रैक्टिस में हम देखेंगे प्राणायाम के बेसिक टिप्स। जिन्हें प्राणायाम आता है, जिन्हें नहीं आता है, जो प्रैक्टिस योगाभ्यास करते हैं, जो योगाभ्यास नहीं करते हैं। लेकिन सबसे बेसिक बात है कि ये प्रैक्टिस सबसे हो पाए, हर तरह से हो पाए और हम श्वसन से जागरूक रहे। ये प्रैक्टिस कहीं पे भी की जा सकती है, इसे केवल अवेयरनेस ज़रूरी है। तो देखते हैं, पूरक और रेचक ये दो भाग है श्वसन के योगिक दृष्टि के अनुसार। पूरक यानी श्वास भरना, रेचक यानी श्वास को बाहर छोड़ना। पूरक इज इनहेल, रेचक इज एक्सहेल। योगिक दृष्टि से जो शरीर में अंदर आता है ये पूरक है। आँखों से जो देखना है वो पूरक है, कानों से सुनना है वो पूरक है। पूरक का अर्थ अपने सामान्य तरीके से अगर हम देखते हैं तो इसे क्या कहते हैं कि जो अपने शरीर के लिए अनुकूल है वो ही पूरक होता है। तो अपने शरीर के लिए जो अनुकूल है उसे ही ले। और रेचक यानी शरीर को जो नहीं चाहिए, जो वेस्ट है, जो टॉक्सिन्स के माध्यम से शरीर के बाहर जा रहा है, वो रेचक है। तो हर श्वसन अपने लिए शुद्धि का प्रतीक है। तो हर ब्रीथ इन के साथ, हर पूरक के साथ पॉजिटिविटी अंदर आए, सकारात्मकता अंदर आए, और हर रेचक के साथ में अपने शरीर के टॉक्सिन्स, नेगेटिविटी और शुद्धि शरीर के बाहर निकल जाए। यही बेसिक प्राणायाम का उद्देश्य है। तो हर बार श्वास भरते समय मुझ में पॉजिटिविटी आ रही है, मुझ में सकारात्मकता आ रही है और मुझसे नकारात्मकता मेरे शरीर से बाहर जा रही है। केवल शारीरिक दृष्टि से नहीं, मानसिक दृष्टि से भी। चित्त जब एकाग्र रहता है, मन जब एक साथ एकाग्र रहता है, तो ये कोई भी चीज़ें, नेगेटिविटी अपने शरीर में अंदर प्रवाहित नहीं होती है। इसीलिए पूरक और रेचक का सबसे बड़ा रोल प्राणायाम के बीच में है। तो जिनको प्रैक्टिस होती है, जो योगाभ्यास नियमित रूप से करते हैं उनके लिए भी, और जो योगाभ्यास नियमित रूप से नहीं करते हैं, केवल अगर श्वसन का भी ये भाग अपने ध्यान में रखें और अवेयरनेस के साथ में ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें, तो भी इनसे बहुत सारा लाभ मिलेगा। अभी इमरजेंसी में जो लोग बाहर जा रहे हैं, जिनकी इमरजेंसी सेवाओं में जिनकी रुचिवात है, जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। ये आते जाते जहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं, केवल ये भावना श्वसन से अगर मन में रखेंगे तो भी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए ये सबसे अनुकूल है। अपने आप स्ट्रेस कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी, मेंटल डिस्टर्बेंस कम होगा, शुगर बढ़ने कम होगा, बीपी कम होगा, सब लेवल मेंटेन रहेंगे। क्योंकि शुद्धि जितनी शरीर की होती है, ओवरऑल बॉडी परफॉर्मेंस, ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी इसी से बढ़ जाती है। साथ में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद के बहुत सरल उपाय है कि जैसे नस्य है, 2-2 बूंद, 2 ड्रॉप्स ऑफ कोकोनट ऑयल, या फिर अपने घर में गाय का घी है तो वो घी हल्का गुनगुना गर्म करके दोनों नासिकाओं में 2-2 बूंदे डालना ज़रूरी है। जो इमरजेंसी कंडीशंस में बाहर जा रहे हैं उनके लिए, बाहर से जब घर पे आते हैं तो फुल बॉडी वॉश लेना ज़रूरी है, और फिर आने के बाद में, बॉडी वॉश लेने के बाद में ये नस्य करना ज़रूरी है। जब बाहर जाते हैं तो भी प्रिकॉशनरी लेवल पे जैसे मास्क यूज़फुल है वैसे ही ध्यान रखें। 2 ड्रॉप्स इक्वल, दोनों नासिकाओं में 2-2 ड्रॉप्स डालें और इनसे राहत पा सकते हैं। इसके कई सारे लाभ हैं, वो लाभ हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। उसके साथ ही साथ में ये प्राणायाम की शुद्धि के साथ में जब नासिका क्लीन होती है तो भी अपने मस्तिष्क तक, नर्वस सिस्टम तक इसका पॉजिटिव फीडबैक जाता है और अपनी इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए बहुत सारी इससे मदद मिलती है। तो पूरक और रेचक प्राणायाम की दृष्टि से अगर देखते हैं तो इसे और लंबा कीजिए, मतलब एक श्वसन का अंतर बढ़ा सकते हैं, एक श्वसन का अंतर लंबा कर सकते हैं। श्वास भरने की क्रिया जो नॉर्मली हम 3, 4, 5, 6 बार एक बार में श्वास भरना या छोड़ना ये नियमित रूप से करते हैं, 1 मिनट में उसके आवर्तन, उसके रिपीटेशंस कम से कम हम कितने कर सकते हैं ये देखें। तो एक श्वास को भरने के लिए ज़्यादा समय और उसी श्वास को छोड़ने के लिए भी ज़्यादा समय। तो श्वास भरने की क्रिया अगर सामान्य रूप से, सामान्य गति से हम भरना, छोड़ना, मतलब 3 से 4 सेकंड तक भरते हैं, 3 से 4 सेकंड तक छोड़ते हैं, अगर इसी स्पीड से हम मेंटेन रखें तो ये स्पीड कम करें और समय बढ़ाए। समय बढ़ाए मतलब श्वास भरने की क्रिया को धीरे 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 करें। जैसे श्वास भरना,
पूरा श्वास भरें और धीरे धीरे पूरा श्वास को बाहर छोड़ें। नॉर्मल। अब ये कैसे पॉसिबल है? उसी के साथ में हमें ये भी देखना है कि श्वसन के अपने जो स्नायु है वो अपने धड़ को अलग करने वाला थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, छाती का भाग और पेट का भाग अलग करने के लिए एक श्वास पटल नाम का जो स्नायु है, डायफ्राम जिसे कहते हैं, ये डायफ्राम है, वो बेसिक ब्रीदिंग का रेस्पिरेटरी मसल कहा जाता है, वो मेन मसल है। उसी पे फेफड़े ऊपर की तरफ बैलेंस है। तो जैसे ही वो नीचे पुश होता है, फेफड़े खुल जाते हैं, तो हम श्वास भर सकते हैं। अगर हमारी पोजीशन उसके साथ ही साथ में कंधे झुके हुए हैं तो अंदर फेफड़ों में कितनी हवा भर पाएंगे? इसलिए कंधे हमेशा चौड़े रखें। ये ध्यान रहे कि प्राणायाम करते समय या ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते समय अपना धड़ बिल्कुल खींचा हुआ रहे। ऐसा सब सोचे कि ये कंधों के 2 कॉर्नर है और कमर के भाग के 2 कॉर्नर है। ये चारों 4 कॉर्नर सिकुड़े नहीं पाए, स्ट्रेट है। इससे हम ये देख सकते हैं कि कॉलर बोन पूरा सीधा है, कंधे कान की रेशा में है। कंधे अगर आगे झुके हुए हैं तो समझ सकते हैं कि कान की रेशा में नहीं है, इसे पीछे खींचे। इससे बेसिक लाभ ये होगा कि लंग्स अपने सॉफ्ट होते हैं। लंग्स जितने सॉफ्ट रहेंगे उतना उसमें जो जितनी हवा भरी जा सकेगी वो कम होती रहेगी। और उसके ऊपर में कवरिंग है वो रिबकेज का है, पासड़ियों का है। तो ये पासड़ियों का जितना भी कवरिंग है वो स्टिफ है, वो जितना आप खोल सकेंगे उतना प्राणायाम, उतना श्वसन आप बेहतर तरीके से करेंगे। प्राणायाम ये बहुत डीप है। हम केवल ब्रीदिंग प्रैक्टिस ये नाम सोच के केवल ब्रीदिंग प्रैक्टिस विथ अवेयरनेस हमें श्वसन करना है, इतना ही ध्यान में रखें। ठीक है, थैंक यू।